वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, कानून का निर्माण होता है। संसदीय प्रणाली इसे सरकार का बेस्ट मिस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के भाग 5 संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में, 79 से लेकर 122 तक में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व आदि शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन अब जो संसद है, संसद का उल्लेख कहां पर है? 79 में। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। सर्वोच्च। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 52 में। लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में। अब जो राष्ट्रपति महोदय हैं, यह संसद के अभिन्न अंग होते हैं। हालांकि ये संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी कानून जब तक, कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं। संसद की स्थापना की बात करें तो यह 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर जो कुल सीटें हैं 788 हैं वर्तमान में। 788 सीटें, इसमें से 245 राज्यसभा की और 543 लोकसभा की। उन्नीस सौ 54 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। एक थी राज्य परिषद, दूसरा जनता का सदन। इनको 1954 में एक को राज्यसभा और एक को लोकसभा शब्द के रूप में बदल दिया गया। जो राज्यसभा है यह उच्च सदन कहलाता है। दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा
निचला सदन पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। उच्च सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वह अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा में राज्य व संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो हैं वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वह संसद में बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता तब तक विधि नहीं बनता अर्थात कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब वो अभी तक वह कानून नहीं बना है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो आप देख रहे हैं कि सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, अध्यादेश जारी करना, यह सारी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को दी गई हैं। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज अर्थात राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अर्थात ऊपरी सदन, दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन, और उसके बाद संसद ताज अर्थात राजा या रानी। अब भारत में क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय, लेकिन ब्रिटेन में राजा या रानी। तो इस पद्धति को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की पद्धति से अपनाया गया है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वह विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होते हैं। एक सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। जैसा कि ब्रिटेन में राजा या रानी है, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं होता, अर्थात कांग्रेस का भाग नहीं होता है। दोनों सदनों की संरचना आइए जानते हैं। पहली है राज्यसभा की संरचना।
संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। अर्थात आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों 238 सदस्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यह संख्या संविधान के अनुसार है, यह संख्या संविधान के अनुसार है, अर्थात मैक्सिमम संख्या है अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की 250। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे विषयों से संबंध रखते होंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। अब जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन और मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, अर्थात 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। एक तिहाई हो गए, फिर अगले एक तिहाई 2 वर्ष बाद, फिर 2 वर्ष बाद, यह क्रम लगातार चलता रहता है और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अगर वर्तमान में बात करें राज्यसभा के कुल सदस्यों की कितने सदस्य हैं इस समय, तो यह हैं 245। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वह है 245 है। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 245। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। जो संसद सदस्य हैं उनकी अर्हताओं का उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं है। इस तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है 5 तरीके से। वैसे उसने भारत की नागरिकता अर्जित की हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। अब जो उसकी आयु है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। अर्हताएं क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हत होगा। कब?
यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर इसको धारण करने वाले का निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यदि वह विकृत चित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। अगला है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, इनका निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि हर राज्य के लिए समान सीटें आवंटित हो, ऐसा नहीं है कि जिसकी जैसी जनसंख्या है उसी आधार पर उसको राज्यसभा में स्थान दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही सीट मिली हुई है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। अगर आप अमेरिका के मामले में देखें तो वहां पर सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। ऐसा कोई आधार नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाए। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। जो अमेरिकी सीनेट है वहां पर कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा मिली हो, किसी को कम मिली हो, प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें प्राप्त हैं। भारत में स्थिति इसके उलट है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 दिल्ली व पुदुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकें। जो नामी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वह बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकें।
यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामी सदस्य नहीं होता है जैसा कि भारत में होता है। अगला है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81। लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। इसके सदस्य एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात इसमें जो मताधिकार मत दिया जाता है वह वयस्क व्यक्तियों के द्वारा मत दिया जाता है और इससे इन सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या की अगर बात करें, यह 550 निर्धारित है वर्तमान में। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अब यह जो संख्या है यह संविधान के अनुसार है। संविधान में इतनी संख्या निश्चित है 550। अगर वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें वो है 543 है। 543 है। जो संविधान के अनुसार है वो है 550। वर्तमान में जो संख्या वो है 543। इनमें से 530 सदस्य, इसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। जो 543 सदस्य हैं, यह संख्या जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित किया जाएगा। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, अगली बार जब चुनाव होंगे तो हो सकता है इस संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो आधार माना गया है वह 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। नई जनसंख्या को आधार क्यों नहीं माना जाता है, इसके पीछे भी कारण है। कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि तुलनात्मक रूप से काफी अधिक होती है और कुछ राज्य अपनी जनसंख्या नियंत्रण की पद्धति को अपनाते हैं। तो हाल फिलहाल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, अगर जनसंख्या के हिसाब से, नई जनसंख्या के हिसाब से सीटें आवंटित करेंगे तो यह काफ़ी कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। यदि लोकसभा को समय से पहले भंग ना किया जाए, यदि लोकसभा को समय से पहले भंग ना किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का, उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए यह स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान, लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है, यदि इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में, एक बार में 1 वर्ष के लिए, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि
लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो लोकसभा के सदस्य हैं वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया है, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कि जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसको 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1988 में, इसके द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया और इसको लागू किया गया था 1989 में। अब यहाँ पर कहीं कहीं मिल जाता है 1989, कहीं पर 1988 भी देखने को मिलता है। तो जब पारित किया गया था वह समय था 1988, जब इसको लागू किया गया था वह था 1989। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया। इसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। इस तरीके से राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं, वैसे भी लोकसभा में भी हुआ करते थे, है नहीं, हुआ करते थे। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी। कि जो यह प्रावधान था 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब वर्तमान में यह जो प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2019 में। इसमें एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, अर्थात एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और इसको लागू किया गया था 2020 में। 2020 में इसको लागू कर दिया गया था। तो वर्तमान में यह वाला जो प्रावधान है यह लोकसभा में नहीं है। हालांकि ये पहले था इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्रम में आगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।